गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेटी एंड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मानव स्वास्थ्य रोग में पढ़े थे, यानी उसमें हम बहुत सारे प्रकार के हम क्या पढ़े थे, रोग को पढ़े थे और स्वास्थ्य के बारे में जाने थे। और क्या पढ़े थे हम कि रोग जो होता है कैसे फैलता है, और वो उसके बाद क्या पढ़े थे हम, जीवाणु जनित, ये सब उनके प्रकार पढ़े थे, यानी रोग के हम प्रकार पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषाणु जनित रोग। क्या है विषाणु जनित रोग? यानी विषाणु जो होता है, हमें रोग पैदा करता है। यानी बहुत सारे प्रकार के होते हैं रोग, विषाणु जनित रोग। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। क्या अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, यानी बहुत सारे क्या होते हैं, विषाणु जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। और सभी जो विषाणु होता है हमारे शरीर में क्या पैदा करता है, रोग उत्पन्न करता है। जिसमें हमारा क्या जाता है, चेचक आ जाता है, पित्त ज्वर आता है, छोटी माता आती है, इन्फ्लुएंजा आता है, रेबीज आता है, पोलियो आता है, हर्पिस आता है, खसरा होता है, एड्स होता है। उसके बाद यहाँ पे हेपेटाइटिस है, डेंगू है, नेत्र श्लेष्मा शोथ है, गलसुआ है आदि प्रमुख है। क्या है, इससे भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने जो है बहु प्रमुख है यानी विषाणु जनित रोग में। तो हमें क्या क्या किन किन के बारे में पढ़ना है, हमें इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ना है, रेबीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और क्या साधारण जुकाम के बारे में पढ़ेंगे, और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आज समझेंगे हम इन्फ्लुएंजा के बारे में। क्या इन्फ्लुएंजा के बारे में कि आखिर में इन्फ्लुएंजा जो होता है किस विषाणु के कारण होता है, उसमें क्या क्या होता है, यानी संक्रमण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, और हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। यानी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो वह कैसे रोकथाम करेगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे है कि कारक है। क्या है, कारक है, यानी किन विषाणु के कारण जो होता है इन्फ्लुएंजा होता है। तो ऑर्थोमिक्सो विषाणु के द्वारा जो होता है इन्फ्लुएंजा होता है। यानी ऑर्थोमिक्सो विषाणु जो होता है हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंजा से रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद यहाँ पे संक्रमण है। क्या है, संक्रमण है। तो संक्रमण में क्या होता है कि इस रोग का संक्रमण मुख्यतः मानव के छींकने और खांसने से वायु में छोटे छोटे बिंदु कणों द्वारा होता है। यहाँ पे हम समझेंगे बिंदु कण क्या होते हैं। अगर हम खांसते हैं तो क्या होता है, बूंद जैसा निकलता है, वही क्या कहलाता है, हमारा बिंदु कण कहलाता है। विषाणु का संक्रमण श्वास नाल में, यानी श्वास नाल में ऊपर से प्रारंभ होता है। क्या होता है, अगर ये इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो क्या होता है, श्वास नाल में ऊपर से ये चालू होता है और नीचे की ओर बढ़ता है। क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है, इसका संक्रमण यानी इन्फ्लुएंजा रोगी को। उसके बाद यहाँ पे विषाणु के संक्रमण फलस्वरूप श्वसन मार्ग की उपकला जो होती है, यानी उपकला कोशिकाएं जो होती है नष्ट हो जाती है। क्या होता है, हमारे श्वसन मार्ग में जो होता है उपकला कोशिकाएं होती है, जिससे हमारा ये इन्फ्लुएंजा अगर किसी रोगी को हो जाता है तो उसका क्या होता है, उपकला जो होती है नष्ट हो जाती है, यानी उपकला कोशिकाएं जो होती है नष्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है संक्रमण। यह है क्या है, लक्षण। यानी लक्षण में क्या लगता है, इसका आखिर में इन्फ्लुएंजा जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें क्या लगता है, उसका लक्षण क्या होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ठंड लगता है, बहुत ज्यादा ठंड लगता है अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो। उसके बाद बुखार आता है, यानी बहुत ज्यादा डिग्री बुखार होता है। उसके बाद सिर दर्द होता है, और छींकना, यानी बहुत बार 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 छींकना आता है। उसके बाद खांसना भी हो जाता है, तथा सामान्य पेशीय दर्द। क्या होता है, पेशियों में दर्द हो जाता है इन्फ्लुएंजा रोगी को। इस रोग के प्रमुख लक्षण है। उसके बाद क्या होता है, गंभीर अवस्था में यह प्राण घातक भी हो सकता है। पर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, अगर उसमें विषाणु जो होता है बहुत तेजी से फैल जाता है। यानी विषाणु जो होता है, विषाणु जीवाणु, ये क्या करते हैं, ये कोशिका विभाजन करके बहुत तेजी से फैल जाते हैं। जिससे क्या होता है, अगर इसमें इन्फ्लुएंजा रोगी को अगर ज्यादा उसमें क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका प्राण घातक भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है रोकथाम। क्या है, रोकथाम, यानी इन्फ्लुएंजा का हम रोकथाम कैसे करें। तो नंबर 1 है कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 7। क्या है,
पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 7 है। ग्लोबोब्यूलिन के इंजेक्शन रोग की प्रबलता को कम करते हैं। क्या करते हैं, ये एक दवा है यानी इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। यह क्या करता है, इन्फ्लुएंजा की प्रबलता को रोकता है। उसके बाद यहाँ पे है रोगी के संक्रमित कपड़े। क्या है, रोगी के संक्रमित कपड़े से बचना है, जैसे रुमाल तथा तौलिए को उबलते पानी में साफ करना है। क्या करना है कि अगर जो किसी रोगी का उसके कपड़े को क्या करना है, उबलते पानी में क्या करना है, डालकर साफ करना है। तो इससे हमारे क्या हो सकता है, रोकथाम हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इन्फ्लुएंजा के बारे में। इसके बाद हमारा है साधारण जुकाम। क्या है, साधारण जुकाम, यानी इसमें भी हम पढ़ेंगे कारक, संक्रमण, लक्षण और रोकथाम के बारे में कि इससे हम रोकथाम या उपचार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें कि यह किस विषाणु के कारण होता है। यानी साधारण जुकाम जो होते हैं अधिकांश राइनो विषाणु, यानी राइनो विषाणु जो होता है उसी के कारण क्या होता है, हमारा साधारण जुकाम होता है। या कभी कभी कोरोना विषाणु के द्वारा भी हो सकता है, यानी कोरोना विषाणु भी जो होता है हमें साधारण जुकाम करता है। उसके बाद है यहाँ पे संक्रमण अर्थात संक्रमण, यानी इसमें क्या क्या होता है, यानी रोगी को क्या क्या हो जाता है, यही क्या कहलाता है, हमारा संक्रमण कहलाता है। इसमें क्या होता है, इस रोग का संक्रमण तथा संचरण छींकने से वायु में बिंदु कणों द्वारा होता है। क्या होता है, वायु में बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित पदार्थों, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को साधारण जुकाम हुआ है और वह जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है, अगर हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, हमें भी साधारण जुकाम हो सकता है। जैसे यहाँ पे है वस्त्रों, दरवाजों के हैंडल, कंघा आदि के द्वारा भी यह रोग क्या हो सकता है, संचारित हो सकता है, यानी फैल सकता है। और इसका क्या होता है, इसका संक्रमण काल क्या होता है, 3 से 5 दिन का होता है। क्या होता है, साधारण जुकाम का जो संक्रमण काल होता है, यानी यह कितने 3 से 5 दिन तक रह सकता है साधारण जुकाम। उसके बाद यहाँ पे लक्षण है। क्या है, लक्षण है, यानी साधारण जुकाम जो हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे है कि इस रोग के प्रमुख लक्षण में श्वसन मार्ग की श्लेष्मा, क्या होता है, श्वसन मार्ग की श्लेष्मा जो होती है, कला में सूजन, नास छिद्रों में करापन, क्या होता है, नास छिद्रों में करापन हो जाता है, छींक आता है, गले में खराश हो जाता है और श्वास लेने में तकलीफ हो जाता है तथा नाक का बहना हो जाता है आदि। ये सब क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं साधारण जुकाम के। उसके बाद यहाँ पे रोकथाम और उपचार है। क्या है, रोकथाम और उपचार। तो यहाँ पे रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को साधारण जुकाम हो गया है तो बार बार हाथ को धोना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है रोग के उपचार। रोग के उपचार में एस्प्रिन, एंटीहिस्टामिन आदि औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी एस्प्रिन है और एंटीहिस्टामिन जो दवा है इसका साधारण जुकाम में उपयोग करना चाहिए। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, क्या है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके कारक क्या है, यानी यह किस विषाणु के कारण होता है और इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि यह रोग जो होता है रेबडो विषाणु द्वारा होता है। क्या होता है, ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है रेबडो विषाणु द्वारा होता है। और इसमें रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका संबंधी अंग है। क्या है कि ये रेबीज जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, खत्म कर देता है। यानी रेबीज या हाइड्रोफोबिया जिस व्यक्ति को हो जाता है तो इसमें क्या होता है, केंद्रिका तंत्र संबंधित क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे संक्रमण। क्या संक्रमण, यानी इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि प्रायः इस रोग का संक्रमण कुत्ते तथा बंदर के काटने से होता है। क्या होता है कि रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ता या बंदर के काटने से होता है, या बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, या अन्य जंगली जानवरों से काटने से भी हो सकता है। क्या होता है, यह किसी भी जानवर या बिल्ली या कुत्ते के काटने से होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया।
इन जानवरों के लार में यह विषाणु पाया जाता है। क्या होता है कि यह रेबडो विषाणु जो होता है जंगली जानवर कुत्ते या बिल्ली के लार में पाया जाता है। क्या उनके लार में पाया जाता है, और यह लार जो होता है लार के द्वारा दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। क्या होता है, उनके लार में पाया जाता है, अगर वह किसी व्यक्ति को काट लेता है तो क्या होता है, उसमें विषाणु चला जाता है। यानी क्या जहां काटता है वहां पे विषाणु चला जाता है, तो वही क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। यहाँ पे है लक्षण, जैसे में क्या होता है, सर दर्द होता है, तीव्र ज्वर होता है तथा गले व छाती के मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। क्या होता है, गला और छाती के मांसपेशी यानी अंदर जो होता है, हमारे गले के अंदर जो होता है उसमें क्या होता है, ऐंठन होने लगता है, जिससे क्या होता है, रोगी को घबराहट होता है। क्या होता है कि ये जो होता है गले व छाती में क्या होता है, ऐंठन होने लगता है, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, जिससे क्या होता है, रोगी को घबराहट होने लगता है तथा गला बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, गला जो होता है बंद हो जाता है, जिससे रोगी को भोज्य पदार्थ द्रव पदार्थ को निगलने में अत्यंत पीड़ा होती है। क्या होती है, अत्यंत पीड़ा होती है, कोई भी भोजन नहीं खा सकता है। यानी अगर किसी को रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो उससे क्या होता है, वह किसी भी पदार्थ को यानी किसी भी भोज्य पदार्थ को भी नहीं खा सकता है, और वह पानी भी नहीं पीता है, और उससे पानी से डर लगता है। तो यहाँ पे जानेंगे क्यों डर लगता है, तो यहाँ पे जानेंगे कि इस पीड़ा के कारण रोगी प्यास लगने पर भी पानी से नहीं पी पाता है। अर्थात यहाँ पे रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है, यह किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या होता है, वह पानी भी नहीं पी पाता है, और उसे पानी को देखकर क्या होता है, भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है कि उसमें क्या होता है ना कि छाते गले के क्या हो जाता है, मांसपेशियां जो होती है ऐंठन होने लगती है, उससे प्यास लगता है, लेकिन क्या होता है कि वह पी नहीं पाता है, और गला भी बंद हो जाता है, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता है, और बहुत ज्यादा ऐंठन के कारण उसे डर लगती है। इसी कारण से इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोफोबिया नाम क्यों पड़ा, तो क्या होता है, फोबिया यानी क्या होता है, डर लगना होता है, उसके बाद हाइड्रो यानी क्या होता है, पानी होता है, तो पानी से डर लगने को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रोकथाम या उपचार। क्या है, रोकथाम या उपचार। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेबीज रोकने हेतु क्या होता है, रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्ली के बच्चे को क्या कराना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर हम किसी कुत्ते या बिल्ली को पाले हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें टीके लगवा देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है संक्रमित कुत्ते के काटने पर टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता या बिल्ली काट लिया है और उससे संक्रमित है, यानी वह कुत्ता जो है संक्रमित है, तो अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि पहले यह टीके क्या थे, 14 थे। यानी पहले ये अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता या बिल्ली काट लेता था तो उसे 14 खुराकें दी जाती थी, यानी 14 सुई दी जाती थी, परंतु वर्तमान में केवल 6 खुराकें दी जाती है। यानी अब क्या हुआ है कि 6 खुराकें ही हो गई है, यानी 6 सुई दी जाती है अगर किसी व्यक्ति को रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो ये हमारा हो गया विषाणु जनित रोग। इसके अगले वीडियो में हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम लोग एड्स के बारे में विस्तार से समझेंगे कि आखिर में एड्स जो होता है कैसे फैलता है, क्या होता है, और उसकी संरचना यानी वह किसके कारण होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में एड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को विषाणु जनित रोग के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।